नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हुआ विवाद। सूरत में कार से मिले 75 लाख मामले, राजीव शुक्ला का हल्ला बोल। आ गुजरात में बनाव्યું છે पर शक्ति सिंह गोहिल हमलावर। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का वडोदरा में चुनाव प्रचार, गुजरात की जनता को नहीं मिला मैनिफेस्टो। भारत को जोड़ने का दावा करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ये यात्रा पाकिस्तान जिंदाबाद नारे के साथ ही विवाद में फंस गई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में शुक्रवार को तीसरा दिन रहा। यात्रा खरगोन जिले से गुजरी, जिसमें प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई सीनियर लीडर शामिल हुए। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त विवादों में घिर गई जब भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ गई। कांग्रेस ने इसे भाजपा की बौखलाहट और यात्रा को बदनाम करने की साजिश बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। शिवराज के अलावा भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। गुजरात विधानसभा माहौल के बीच सूरत में कांग्रेस नेता की गाड़ी से पकड़े गए 75 लाख रुपए मामले कांग्रेस के प्रभारी राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर हमला बोला। वो जो है 2 रुपए किलो का गोबर खरीदते हैं, उन्होंने गोठन बनाए हुए, उसमें वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और 5 गुना दाम पे वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं, लोग खरीदते हैं बहुत ज़्यादा दाम पे देके, वो जो है बेचते हैं, तो उससे 5 गुना प्रॉफिट सरकार कमा रही है। और जो मूत्र ले रहे हैं, गोमूत्र, भैंस का मूत्र, उसमें वो जड़ी बूटियाँ मिला के जो है वो बना रहे हैं उसका पेस्टिसाइड, और वो 4 रुपए लीटर लेते हैं। 70 रुपए लीटर में वो बोतल बिक रही है। सरकार को हर उस पे 64-65 रुपए लीटर का फायदा हो रहा। कमाई सरकार की हो रही, राजस्व भी आ रहा और किसान को भी मिल रहा। मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, बघेल साहब, एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी थी, लड़की क्लास 3 या क्लास 2 की, उसने एक गोबर बेचने वाले लड़के से शादी कर लिया। तो मुख्यमंत्री जी को मिलकर मुख्यमंत्री पूछा रहे, तुमने क्या किया? तुम तो कोई सरकारी अधिकारी तलाशती अपनी शादी के लिए, उससे करती। तो उसने कहा कि अरे साहब, सरकारी अधिकारी कर्मचारी को क्या तनख्वाह मिलती हो? किसकी? तो मैंने बैलेंस शीट देखी, बैंक बैलेंस देखा, 90 लाख रुपए का इसने साल में गोबर बेचा है, जिसपे कोई टैक्स भी नहीं, न इनकम टैक्स है, न जीएसटी है, न कुछ है, न कुछ है। तो ये तो बहुत पैसे वाला है, तो हमने इसलिए इससे शादी की। तो सोचो कि कैसे गांव की अर्थव्यवस्था को छत्तीसगढ़ सरकार ने बदल दिया। अगर यही योजना गुजरात में लागू हो, जिसमें जो है हम लोगों के गांव वालों का गोबर खरीदें, उनकी यूरिन खरीदें वहाँ पे, और दूध अलग से खरीदें, जो वादा हमारे उसमें है, आप देखो गांव की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच जाएगी। जो हमारा स्वरोजगार का एक आधार है, एक सिद्धांत है, वो गांव में लोग रह के तमाम कमाई करने लगेंगे। तो इस तरह से जो कांग्रेस जो है वो जो कहती है सो करती है, और ये दोनों दल, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी, ये जो कहते हैं वो करते नहीं, प्रचार करते हैं। ये कहेंगे कि आपको तारे भी लाएंगे, सूरज भी लाएंगे, चंद्रमा भी लाएंगे, मंगल ग्रह भी ला देंगे, शनि भी ला देंगे, शुक्र भी ला देंगे, बाद में कुछ मिलता नहीं वोट देने के बाद, लोग परेशान होते हैं। इनके वादे आसमानी है, लेकिन हकीकत यह है कि आदमी को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए जो है यहाँ की जनता से मैं अपील करूँगा कि उन्हें इस बार इस अवसर को नहीं खोना चाहिए, इस बार नहीं चूकना चाहिए, और इस बार जो है कांग्रेस को यहाँ पे विजयी बनाना चाहिए। जनता से अपील है
कि उस कमी को पूरा कर दें और जो उस समय शॉर्टफॉल रह गया तो उसको पूरा करते हुए इस बार सरकार बनाए, बदलाव लाएं, परिवर्तन लाएं और गुजरात की जो नई युवा शक्ति है उसको एक कांग्रेस शासित राज्य भी तो देखने को मिले कि कैसा होता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भारतीय जनता पार्टी के आ गुजरात में बनाव्यो छे अभियान पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार पर हमला बोला। गुजरात एनु डीएनए એટલે કે એનું લોહી એ ડેવલપમેન્ટ છે, એ વિકાસ છે અને જ્યારે બીજા દેશોમાં એ હિંમત નહોતી કે દરિયો ખેડીને જવાય, એ દિવસે ગુજરાતી आफ्रिका સાથે અને યુરોપ સાથે કોઈ પણ જાતના જીપીએસ અદ્યતન વસ્તુઓ વગર ગુજરાતીએ વેપાર કરતો અને એ ગુજરાતીઓની મહેનતે આપણા ગુજરાતને બનાવ્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની ક્યારેક ક્યારેક કઠણાઈ હોય ત્યારે સાચી હકીકત એમના મોઢેથી જ બહાર આવી જાય છે। ભાજપના નેતાએ કહ્યું, સ્લોગન આપ્યું, ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે અને એ પછી હમણાં જાહેરાત ચાલે છે, એક અંધભક્ત બોલે કે આ ગુજરાત મેં અને નરેન્દ્રભાઈએ બનાવ્યું છે, ગુજરાતીઓએ નહીં। એનો એક ઉત્તમ દાખલો ગુજરાત બનાવ્યું એટલે કદાચ એ સાચું એ રીતે કહે છે કે જ્યારે કોઈ આપણને છેતરી જાય ત્યારે આપણે કહેતા હોય છે મળો બનાવી ગયો હો, કહે છે ને કે બનાવી ગયો હો, એટલે કહે છે એમ કે આ ગુજરાતને અમે છેતર્યું છે, ગુજરાતને અમે બનાવ્યું। આપ સૌની વચ્ચે આજે મેં આ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપ્યા છે અને એના માધ્યમથી એક દાખલો આપને આપું છું કે ગુજરાતને કેવી રીતે भारतीय जनता पार्टी ए बनाव्યું છે। पत्रकार मित्रों में भी किसी ने 2 डोज बूस्टर डोज लिया नहीं लिया, आप खुद अपना नंबर डाल के देख लो कि भाई अब कितने लोगों ने किया है। ये एक गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके भ्रष्टाचार, और उस पर भी फिर वोट मांग रहे हैं। मैं इसको उठाता नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी खुद आके नहीं करते ये तो मैं नहीं उठाता। मैंने राजकोट में कहा था, वो मुद्दा भी मैं नहीं उठाता। देश का सबसे बड़ा डैम नर्मदा पे बना, जो नहीं बन सकता था, सब विरोध करते थे, कोई मंजूरी नहीं देता था। राजीव गांधी जी ने उस वक्त पे, आज मैं याद करूंगा जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, अहमद भाई पटेल, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। शेषान ने नोट लिखा था, उस वक्त तो सेक्रेटरी थे एनवायरमेंट, कि डैम नहीं बनना चाहिए। उसको ओवररूल करके प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दी कि एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया, तब नर्मदा योजना बनी। और इतनी बड़ी योजना का नाम हमारी पार्टी थी यहाँ पे पावर में, गुजरात में भी और दिल्ली में। नर्मदा योजना पूरे देश में सबसे बड़ा डैम बना, नाम दिया हमने सरदार सरोवर योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जोड़ के दिया। और उनके नाम पे राजनीति करती है भाजपा। मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहता हूँ, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, भाजपा के नहीं है। मैं मानता हूँ कि कोई भी इंसान अपना गुजरात में तो कही ना कि जीवता जगतियु कहवाय, जिंदा होते हुए अपना नाम कहीं नहीं लगाता है। मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था। हम सब कमेंट्री में सुनते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो रही है। सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए जिन अंधभक्तों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम मोटेरा स्टेडियम से हटाया है और मोदी जी का नाम लगाया है, मैं मोदी जी से विनती करता हूं कि ऐसी राजनीति को क्यों आप सहन करता हो। आपके उन अंधभक्तों को फटकार लगाइए, कहिए कि वो लोह पुरुष, उसकी जूती में हम कोई नहीं आ सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी वडोदरा आए और भाजपा की राज्य में फिर एक बार रिकॉर्ड ब्रेक जीत का दावा किया। गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सघन जनसंपर्क, चुनावी सभा और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम का यह दूसरा चरण चल रहा है। इसी सिलसिले में आज
मैं यहाँ गुजरात की शैक्षणिक और सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा में हूं और यहाँ मुझे इसलिए भी एक अलग प्रसन्नता का अनुभव होता है क्योंकि मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूं, तो यहाँ के इस सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र में आकर एक अलग अनुभूति हुई। महत्वपूर्ण इसलिए है कि विगत 27 वर्षों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भिन्न भिन्न सरकारों ने, विशेषकर 2001 के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री और जो उस समय मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के द्वारा और बाद में उनके मार्गनिर्देशन में आज गुजरात एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण यही वडोदरा में होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में होगा। ये विकास और नई टेक्नोलॉजी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त हमें स्मरण आता है कि एक दौर था यहाँ पर जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब होती थी कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, शहर में भी, तो ये जानकारी लेके जाते थे कि कहीं वातावरण वहां ऐसा तो नहीं है कि कहीं कर्फ्यू लग जाए या कोई सांप्रदायिक तनाव हो जाए। वहीं आज पूरी तरीके से कानून की व्यवस्था की स्थिति सुगम है और सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ कार्य भी कर सकते हैं और कहीं पर भी मूवमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो बुलेट ट्रेन है वो यहाँ से जा रही है, रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है, स्वच्छता क्लीनिनेस की दृष्टि से एक नया स्वरूप वडोदरा को दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हम सब देख रहे हैं और इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने विकास, जन कल्याण और गुजराती अस्मिता, जिसमें राष्ट्र गौरव भी शामिल है, उसको तीनों को समान रूप से व्यक्त करने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल की हत्या की कोशिश की जा रही है, ऐसे आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाए हैं। ये सवाल पूछे जाने पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आम आदमी पार्टी ऐसी बातें कर रही है। वो लोग किस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं, उनकी आदत ही है कि आरोप लगाना और उसके बाद शूट एंड स्कूट जिसको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात में अब तक मैनिफेस्टो नहीं दिए जाने के सवाल पर सकपकाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 1-2 दिन में ही मैनिफेस्टो आ सकता है। प्रतीक्षा करिए, जल्दी ही मैनिफेस्टो रिलीज होने जा रहा है। नहीं हो सकता जल्द, 1-2 दिन के अंदर। वडोदरा के अकोटा विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों सील की गई प्रॉपर्टी पर भाजपा प्रत्याशी का कार्यालय खोलने पर सवाल उठे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में नई कोट इलाके में 11 महीने पहले एक इमारत को बिना अनुमति निर्माण किए जाने पर सील किया गया था। अब इसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे अकोटा के प्रत्याशी का कार्यालय खोल दिया गया है, जिस पर वडोदरा के नागरिक केशव परीख ने आपत्ति जताई है। यहाँ बड़ा सवालिया निशान कॉरपोरेशन पर भी लगता है। कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारी और बिल्डर की सांठगांठ से अवैध रूप से पूरी इमारत बनकर तैयार हो गई। इमारत बनकर तैयार हुई तब तक कॉरपोरेशन ने कोई कदम तक नहीं उठाए और अब बिना अवैध निर्माण तोड़े सील खोलकर वहीं कार्यालय खोल दिया गया है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। नवी कोट पासे मारा मासा मासीનું મકાન છે, હું પણ ત્યાં રહું છું અને અત્યારે સિટીમાં મારું મકાન છે, ત્યાં પણ રહું છું। પણ એની જોડે એક પ્રોપર્ટી છે જેને કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કર્યું અને ચાલુ કરવામાં અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ જેને સોસાયટીના 6 મીટરના રોડ ઉપર બાંધકામ ચાલુ કર્યું। ત્યાર પછી મેં આરટીઆઈ કરી, જાણવા મળ્યું કે આને તો પરવાનગી મળી જ નથી કોર્પોરેશનમાંથી। વાંધા અરજી કરી, વાંધા અરજી કરીને બધા કાગળો રજૂ કર્યા। કોર્પોરેશને જે નોટિસો મોકલેલી એ પણ મારી પાસે છે। પછી મેં ઉપર રજૂઆતો કરી, 1.5 વર્ષ સુધી દોડ્યો, કોઈ એનું કામ થયું નહીં, એનું બંધાઈ ગયું આખું મકાન। અને કોમર્શિયલ રેસિડન્સમાં કર્યું, એની પણ અરજી આપણે આપેલી છે। 6 મીટરના રોડ પર બાંધકામ કર્યું। પછી મેં એક અધિકારીને મળ્યો, એમને મને મોકલ્યો એક જણને, તો ત્યાં ગયા નવેમ્બર મહિનામાં સીલ વાગી ગયું કોર્પોરેશનનું એ પ્રોપર્ટીને કે તમે કોલમની બહારનું તોડી નાખો તો જ આ સીલ ખુલશે, નહીંતર આ ખુલે નહીં। ગઈ આ 21મી તારીખે લગભગ 3 દિવસ પહેલાં રાતોરાત ખુલી ગયું સીલ, કોઈ જાણ કર્યા વગર, અને ત્યાં ભાજપનું વોર્ડ નંબર 11નું ચૂંટણી કાર્યાલય ખુલી ગયું। 2 વાર સીલ વાગ્યું। આમ તો ખુલ્યા પછી ફરી હું મળવા ગયેલો તો ફરી પાછું સીલ વાગ્યું 15 દિવસ પહેલાં જ। તો શું લાગે તમે આમાં કંઈક અધિકારીઓને આમાં જીતેશ ત્રિવેદીની 100% સંડોવણી છે। આ મેટરમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે, મારે ભ્રષ્ટાચાર સાથે લેવા દેવા છે।
બાકી કશા લેવા દેવા નહીં. 6 મીટરના રોડ પર જે બાંધકામ છે તાત્કાલિક તૂટવું જોઈએ. CM PM ને મેં 3 વાર અરજી કરેલી છે, એની નકલો મારી પાસે છે. ના બીજું બી થઈ શકે કે બીજેપી વાળા જે છે એ લોકોનું બી પ્રેશરથી આ કામ થઈ શકે લાંબો હતો. એ મને પૂરો વિષય નથી કોનું પ્રેશર શું થયું છે, પણ મારે તો આ પ્રોપર્ટી જે ગેરકાયદેસર છે તૂટવું જોઈએ અને ઇમ્પેક્ટ ફી માટે મેં વાંધા અરજી કરેલી છે. આ 6 મીટરના રોડ પર જે બાંધકામ થયું છે એને ઇમ્પેક્ટ ફીમાં લેવામાં ના આવે, એ કાયદામાં છે જ. એટલે કદાચ એને અરજી કરી હોય તો આપણને રદ બાતલ થવી જોઈએ. હમણાં જે કાર્યાલયનું ઓપનિંગ થયું એ બાબતે તમારું શું કહેવું છે? કાર્યાલયની હવે શું સાંઠગાંઠ થઈ છે, કોના અધિકારીઓને કેવી રીતે થયું છે મને વિસ્તારથી ખબર નથી, પણ મારે આ ખોટું થયું છે અને ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય કોઈ પણ પક્ષ તરફથી હોય કે કોર્પોરેશન તરફથી તો એ ના થવો જોઈએ. અને મોદીજી પણ આ જ કહી રહ્યા છે કે भ्रष्टाचार नाबूद करવો પડશે. गुजरात के आणंद जिले के आकलव में कांग्रेस के प्रत्याशी अमित चावड़ा लगातार लोगों से जनसंपर्क कर फिर एक बार बड़ी लीड से जिताने की अपील कर रहे हैं. गुजरात में पिछले 27 सालों से भले ही भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, लेकिन गुजरात में आज भी कई सीट पर कांग्रेस का दबदबा हमेशा से बना हुआ है. ऐसी ही एक सीट है आणंद की आकलाव की सीट, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा कई वक्त से जीतते आए हैं. 2012 में जशवंत सिंह सोलंकी को अमित चावड़ा ने हराया था. वहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी की हंस कुंवरबा राज को हराकर अमित चावड़ा ने आकलाव की सीट जीती थी. ये बैठक कांग्रेस कमिटेड होने से भारतीय जनता पार्टी को कभी यहां समर्थन नहीं मिल पाया है. इस बार भी आणंद के आकलाव में अमित चावड़ा का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है. समर्थकों के भीड़ के बीच अमित चावड़ा लोगों के बीच जाकर फिर एक बार इस सीट पर बड़ी लीड से जिताने की मतदाताओं से अपील कर रहे हैं. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा बैठक पर भाजपा प्रत्याशी केयूर रोकड़िया जनसंपर्क कर रहे हैं. गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों चुनाव प्रचार का माहौल बना हुआ है. सभी इलाकों में राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियां देखने मिल रही हैं. सयाजीगंज विधानसभा बैठक से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया भी इन दिनों अपने क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए हैं. 5 दिसंबर को वडोदरा की विधानसभा सीट्स पर वोटिंग कराई जाएगी, जिसके लिए वार्ड नंबर 8 में केयूर रोकड़िया ने अपने समर्थकों के हुजूम के साथ चुनाव प्रचार किया. सयाजगंज विधानसभा के वार्ड नंबर 8 के अंदर आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है और जो नगरजनों का प्रतिसाद मिल रहा है, यह समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और देश के नेतृत्व को, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार को और कॉरपोरेशन ने जिस तरह विकास के कार्य किए हैं,
जिस तरह योजना का लाभ लोगों को मिला है, उन सभी के द्वारा प्रेरणा के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और एक जुस्से के साथ, एक जोश के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर स्वागत भी हो रहा है। तो यह समर्थन भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी एक जंगी मतों से जीत रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में वडोदरा के व्यापारियों को आने वाली दिक्कतों को वीएनएम टीवी ने जानने की कोशिश की। चुनाव का माहौल है और व्यापारियों में क्या चल रहा है मन में, क्योंकि जब 5 साल सरकार चुनने की बारी आती है तभी एक मतदाता अपने आप को स्ट्रांग फील करता है कि उसे जो दिक्कतें आई हैं वो कैसे सुलझाएगी, वो सीधे सीधे हमारे नेताओं तक पहुंचाया जा सके। क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन फिर से सर पर है, क्या क्या समस्याएं आई 5 सालों में या इतने सालों में? ये अभी थोड़ी महंगाई चल रही है और थोड़ा ये मार्केट ढीला चल रहा है इस वजह से, और ये ओल्ड लैंड बहुत हो गया है तो मार्केट में ही फर्क पड़ता है बहुत, तो इसके लिए थोड़ा व्यापारी लोग भी सोचते हैं। अब वोटिंग का तो क्या कहें आपको, वोटिंग के लिए तो इतना ही बोल सकता हूँ मैं आपको। वोट किसे करेंगे? सरकार बीजेपी को ही देते हैं, देखो बीजेपी को ही देते हैं वोट तो। लेकिन महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है तो अगर है ही तरी बढ़ रही है तो उसके लिए तो फिर आप लोग कर सकते हो कुछ भी। फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्यों? विकल्प नहीं है? बीजेपी को शुरू से देते आ रहे हैं तो बीजेपी को ही देते हैं, और कांग्रेस का तो मतलब है ही नहीं ना देने का, इसलिए बीजेपी को ही देते हैं वोट तो। और इस बार नई आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या उसके बारे में सोच रहे हैं कुछ? उसके बारे में तो कुछ नहीं सोचेंगे, देखो हम तो अब जो हमारी पार्टी है उसी को ही वोट देते हैं। अब महंगाई हो या कुछ भी हो, देना तो पड़ता ही है वोट। देखो आप क्या सोचते हैं? आप भी नागरिक हैं, आप भी वोट करते होंगे। कोई समस्याएं हैं जो सरकार तक सीधे सीधे पहुंचाने चाहेंगे, क्योंकि एक यही वक्त होता है जब सरकार सुनती है। समस्या तो ये है कि ग्राहकी में थोड़ा फर्क पड़ा है, धंधेदारी में थोड़ा फर्क पड़ा है, पहले ऐसी ग्राहकी नहीं रही अभी, और महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, और कोई समस्या नहीं। कोरोना काल से उबर कर वापस आए हैं, पटरी पर लौटी है जिंदगी अब तक व्यापारियों की? नहीं, अभी तक नहीं लौटी, अभी टाइम लगेगा, अभी लौटी नहीं, टाइम लगेगा। अभी तो ग्राहकी में बहुत फर्क हुआ पहले ऐसी ग्राहकी नहीं है। जैसे दिवाली आती है तो बहुत फर्क पड़ा है, दिवाली पे भी पहले जैसी दिवाली नहीं गई अभी इस बार, तो बहुत फर्क पड़ा है सेल पे भी। जब एक बिजनेसमैन होता है अपने बच्चों को बिजनेस में लगाना चाहता है कि भाई हमारा ये जमा बिजनेस है, आप वही करो, क्या आप भी बच्चों को इसी बिजनेस में लगा रहे हैं कि बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं? बच्चों को तो देखो पढ़ाई में ध्यान देते हैं ज़्यादातर, तो बिजनेस में तो अब कहीं रखा नहीं है। देखो अब बिजनेस के लिए बच्चों को क्या बोलेंगे हम, तो बच्चे तो वैसे ही बिजनेस के लिए दूर भागते हैं, बोले हम तो सर्विस करें या कुछ करें, वही है बस। माहौल यही बनता जा रहा है कि अब छोटे छोटे व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी ब्रांड्स वडोदरा में आ रही है और ऐसे में छोटे व्यापारियों का ऑनलाइन बिजनेस का ज़माना है। ऐसे में व्यापारियों का जो बिजनेस है घटता जा रहा है। कोरोना काल की जो मार थी वो तो है ही, और अब महंगाई की मार भी व्यापारी झेल रहे हैं, और ऐसे में सरकार से भले ही ना खुश हो, लेकिन वोट करने के लिए और कोई विकल्प भी नहीं है। मंगल बाजार के सामने गांधीनगर गृह के नीचे जो मार्केट है वहाँ के व्यापारियों से मैं बात कर रही हूँ। आप क्या सोचते हैं? अब वोट आने की जब बारी आती है तभी जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुँचाने का वक्त होता है। कोई समस्याएं सरकार से? समस्या तो हमारी कुछ भी नहीं है, पर अभी आएगी तो मोदी सरकार ही आएगी, वही हमारी समस्या है। और जो ऑटपोट बाजा भी बोल रहा है सब। भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने की कोई खास वजह? क्या क्या फायदे, क्या क्या उनकी योजनाओं के फायदे मिले हैं? वो जो एक तो अपने विधवा सहायिका जो करता है, दर महीने 1200 रुपये विधवा के अंदर जाते हैं, वो जो अनाज दिया है, और अभी जो वैक्सीन फ्री में दी सबको मोदी सरकार ने, वही समस्या है हमारे, कि उसने अच्छे काम करे। लेकिन व्यापारियों को सीधा सीधा जो जोड़ता है वो है जीएसटी, नोटबंदी, ऐसे सब मामलों में व्यापारियों को क्या असर पड़ा है? मैडम उसके लिए तो थोड़ी तकलीफ तो पड़ी है सबको, कि जीएसटी ने उसके लिए व्यापारियों को, पर वो जो दूसरे भी काम करे उसने बहुत अच्छे काम करे मोदी सरकार ने। तकलीफ तो है, लेकिन वोट तो आखिर मोदी सरकार को जाएगा। वडोदरा है और वडोदरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और इसीलिए हमेशा ये कोशिश होती है। आप भी यहाँ रोज दुकान पर बैठते हैं, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? क्या सोचते हैं सरकार की समस्याओं के बारे में? कोई प्रॉब्लम आती होगी, वो तो हर एक एज के व्यक्ति को आती है। हाँ, वो तो सही बात है, पर जो भी है अभी मोदी जो है वो अच्छा काम करता है हमारे देश के लिए सब। हाँ जी। क्या क्या काम आपको सीधे सीधे लागू पड़ते हैं? उनका जो है अपना स्मार्ट सिटी बनाने का डेवलपमेंट है, वो सब अपने मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया हुआ है। नहीं, अभी प्रोसेस चालू है पर चल रहा है।
और क्या चाहते हैं? और उनके जो भी कुछ आए वो सब बेहतर है, जो गरीब के लिए हो वो सब। मोदी सरकार की बात होती है और लोग हमेशा पसंद करते हैं, क्या कहेंगे? वोट देने की बारी आई है, किंग मेकर सत्ता बनाने की बारी आई है, फिर एक बार सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहना, हमको जो पसंद है वो करेंगे। क्या पसंद आता है आपको? जो अच्छा काम वर्किंग करता है इनको चुनने का, दूसरा क्या। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से वोट करते हैं? यहाँ पे पौर रहता हूँ, गांव में से आता हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। हाँ। और एज अ व्यापारी ये दुकान आप चलाते हैं, कितना फर्क पड़ा है कुछ सालों में? फर्क तो जैसे कस्टमर के हिसाब से पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गवर्नमेंट के हिसाब से फर्क पड़ता है, वो डिपेंड ऑफ कस्टमर है। गवर्नमेंट का तो कोई इश्यू हमारे को है नहीं, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचते हैं इन पार्टी के बारे में? और अब आम आदमी पार्टी भी अपनी बात कर रही है, क्या सोचते हैं? सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से बात कर रही हैं, जो भी सब हिसाब से कर रही है। जिसको जो चुनने का जो अच्छा लगे उनको चुनेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है? उनको तो जो अच्छा लगेगा वो चुनेंगे, इसमें कोई डिपेंड नहीं है कि ये लो ये वो लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी वोट करते होंगे, क्या सोचते हैं सरकार? अच्छा है, यानी मोदी सरकार आने के बाद काफ़ी अच्छा है। आयुष्मान है, ये किसी की बीमारी हो या चाहे मिला या आयुष्मान का बीमार हुआ है सर। नहीं, मेरे फादर को थोड़ा प्रॉब्लम है, नॉर्मल सा कैंसर था, उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रोवाइड किया है। अच्छा गैस योजना, यानी जो घर पे लेडी रहते हैं उनका जो 1000 रुपीज़ का जो बीच में किया था वो भी अच्छा है। तो महिला लोन के लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, महिला लोन भी हर एक को पहुँचती है। तो हम तो नीचे कैटेगरी के से हैं, तभी भी अच्छा मिलता है, यानी बहुत ख़राब भी नहीं, बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स है। महंगाई वो तो कुछ करेंगे, अभी मोदी जी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। वोट आने मैं मकरपुरा से वोट करता हूँ। वहाँ हमारे योगेश सर हैं। यस। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं बड़ोदरा में फिक्स हैं, और ये जो व्यापारी हैं चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ शायद इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि शायद कोई विकल्प नहीं है उनके पास। कांग्रेस एक मजबूत विकल्प साबित नहीं हुई है, और आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं वादे हैं उन पर अभी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल नई पार्टी है। कुछ और व्यापारी से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कितना फायदा हो रहा है और क्या समस्याएं आ रही है, क्या समस्या आ रही है या कोई फायदा हो रहा है इस सरकार में। समस्या ज़्यादा आ रही है, बिजनेस में तकलीफें बहुत है, मंदी का माहौल बहुत है, उस पर तकलीफ हो रही है। क्या कहेंगे सरकार से, मंदी के माहौल से कैसे बाहर निकलेगा व्यापारी? हम पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या कर सकती है सरकार, कुछ करे बीजेपी, वो नहीं हो रहा है कुछ। तो आप इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद बना रहे हैं कि वोट बीजेपी सरकार को ही कर रहे हैं? वोट बीजेपी को देना है, वो एक सही है। दूसरी बात तो मेडिसिन सस्ती करनी चाहिए इनको, स्टडी सस्ती करनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, ये सब मेन जो विषय है ये है। आम आदमी पार्टी सस्ती शिक्षा और सस्ता स्वास्थ्य बात कर रही है कि हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे, सस्ती शिक्षा देंगे। क्या आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया जा सकता है? कह नहीं सकते करेगी या नहीं करेगी, करे तो फिर माने। कोई स्टेट में करती हो जी तो हम आगे उसको भी फॉलो कर। दिल्ली और पंजाब में वो लोग कर रहे हैं, हाँ तो फिर इधर चेंज होना चाहिए। फिर बदलाव की और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं गुजरात? गुजरात तो अभी तैयार होगी, जहाँ फायदा मिलेगा वहाँ पे जाएगी। गुजरात के व्यापारी देश विदेश में जाने जाते हैं, हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से बिजनेस करने की उनकी जो सूझबूझ है उसकी वजह से, और ये व्यापारी हैं परेशान ज़रूर हैं, लेकिन वोट शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो भी शायद परख सकते हैं, यानी मामला मिला जुला, समीकरण मिला जुला बैठ सकता है।
गुजरात में जोरों शोरों से जारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के बीच दाहोद की झालोद विधानसभा बैठक पर अमित शाह की सभा का आयोजन हुआ। गुजरात के दाहोद की झालोद विधानसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश भूरिया के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति रही। हजारों लोगों की उपस्थिति में अमित शाह ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार प्रचंड जन समर्थन के साथ जिताकर लाने की दाहोद की जनता से अपील की। इस मौके पर अमित शाह ने राम मंदिर मामले कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। राम मंदिर ना बनवा दीधु, अयोध्या मंदिर नो प्रश्न कायदा में गुंचावे राख्यो, त्यारे सेशन कोर्ट, त्यारे हाई कोर्ट, त्यारे सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र भाई आया અને નરેન્દ્ર ભાઈએ ભૂમિ પૂજન જય શ્રી રામ કરીને કરી નાખ્યું ભાઈ। અને રાહુલ બાબા 2014 में मैंने सवालों पूछता था, मैं पार्टी નો अध्यक्ष हूं, कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, तारीख पूछता था, तारीख। राहुल बाबा सांभळता हो तारीख लखी नाखो, 1 જાન્યુઆરી 2024 में અહીંથી ટ્રેન ભરીને ઝાલોદ દ્વારા અયોધ્યા પહોંચજો, ત્યાં ગગનચુંબી રામ મંદિર તૈયાર છે। આ ભારતીય जनता પાર્ટીએ જે બોલ્યું છે એ કરી બતાવ્યું છે, અને આદિવાસી સમાજનો વિકાસ વિસ્તાર આ ભારતીય जनता પાર્ટી કર્યો, બક્ષીપંથ સમાજનો વિકાસ ભારતીય जनता પાર્ટી કર્યો, ગરીબોના જીવન સ્તરને ઉપર ઉઠાવવાનું કામ આ ભારતીય जनता પાર્ટી કર્યું। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में जंबूसर वाला BN ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए सुवर्ण सौभाग्य उत्सव शुरू किया है, जिसमें ग्राहकों को लाखों रुपए के इनाम जीतने का मौका दिया गया है। वडोदरा में सोने चांदी के शोरूम तो कई हैं, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनमें सालों से लोगों का विश्वास है। एक ऐसा ही नाम है जंबूसर वाला BN ज्वेलर्स। वडोदरा के अलकापुरी के सेंटर पॉइंट में BN ज्वेलर्स का भव्य शोरूम है, जहां गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम सभी तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। चांदी के सिक्के, बर्तन, भगवान की प्रतिमाएं, चांदी के जेवर समेत की अद्भुत डिजाइन्स यहां मौजूद है। सोने के सेट, अंगूठियां, कंगन, सोने के सिक्के समेत के जेवरात की भी विस्तृत रेंज जंबूसर वाला BN ज्वेलर्स में देखने मिलती है। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचने वाले BN ज्वेलर्स वडोदरा के सैकड़ों लोगों की पहली पसंद है। BN ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए सुवर्ण सौभाग्य उत्सव लेकर आया है, जिसमें सिर्फ 10,000 रुपयों की खरीदारी पर 9,999 इनाम दिए जा रहे हैं। 26 सितंबर से 25 दिसंबर 2022 तक जारी इस उत्सव में 4 व्हीलर कार, 2 व्हीलर स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन, आटा चक्की, वैक्यूम क्लीनर, टैबलेट, साइकिल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, हैंड जूसर, डिजिटल एयर फ्रायर समेत की तरह तरह की वस्तुएं उपहार स्वरूप दी जाएगी। અમારે ત્યાં જે સ્કીમ ચાલુ થઈ છે સુવર્ણ સૌભાગ્ય ઉત્સવ, જેમાં અમે ટોટલ 9,999 ઇનામ આપવાના છે, જેમાં ફક્ત 10,000 રૂપિયાની ખરીદીમાં અમે તમને એક કૂપન આપીશું। દાખલા તરીકે તમે લાખ રૂપિયાની ખરીદી કરો છો તો અમે તમને 10 કૂપન આપીશું, જેમાં તમે આટલા બધા લાખોના ઇનામ જીતી શકો છો, જેમાં ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ છે ટાટા હેરિયર, સેકન્ડ છે હોન્ડા અમેઝ, અલ્ટો, એક્ટિવા, રાજદૂત, LCD, મોબાઈલ 13, આવા ઘણા બધાને એક એશ્યોર્ડ ગિફ્ટ તો બધાને 100% મળશે। અને આ સ્કીમ અમારી ત્યાં 25 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે। તો હું દરેક ગ્રાહક મિત્રોને અમારા શોરૂમ પર આવકારું છું। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? सिर्फ 10,000 रुपए के गहने खरीदे और लाखों के इनाम पाएं। खरीदो गहने और चमकाओ अपनी किस्मत। गुजरात के वडोदरा शहर की सयाजीगंज बैठक से दावेदारी कर रही कांग्रेस प्रत्याशी अमीरावत का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है।
गुजरात के वडोदरा शहर में 5 विधानसभा की बैठक है, जिसमें सयाजीगंज बैठक पर इस बार वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जबकि कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमी रावत कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी कर रही है। इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने मिल रही है और इसी बीच कांग्रेस की प्रत्याशी अमी रावत का सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार जारी है। रोजाना अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमते हुए अमी रावत नागरिकों से इस बार भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर करते हुए परिवर्तन को वोट करने की अपील कर रही हैं। इस दौरान लोगों का भी उन्हें खूब जन समर्थन मिल रहा है। सयाजीगंज क्षेत्र में लगातार डोर टू डोर प्रचार करते हुए अमी रावत कांग्रेस पार्टी के हक में वोट करने की मतदाताओं से अपील कर रही हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव है। ये चुनाव देश के लिए, बड़ौदा शहर के लिए और गुजरात के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों ने यहाँ 60 साल बीजेपी कांग्रेस का शासन भी देखा है, 7 साल का बीजेपी का रूल भी देखा है। अभी ज़रूरी ये है कि जो पॉलिसीज़ बीजेपी ने इम्प्लीमेंट की है वो देश के लिए बहुत घातक है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, रुपये की वैल्यू में गिरावट हो रही है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें या खाद्य पदार्थ की बात करें, दालों की कीमतें देखें, तेल की कीमत देखें, कहीं भी इनका कंट्रोल नहीं बचा है और सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के बेनिफिट के लिए एज इफ ये सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार खूब बढ़ गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में ड्रग माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात में लोगों को बेरोजगारी बढ़ रही है। जो गुजरात पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग नौकरी करने आते हैं, यहाँ के युवाओं को अभी बाहर नौकरी करने जाना पड़ रहा है। तो जो हालत देश की और गुजरात की हुई है, जो 27 साल बीजेपी ने रूल किया है गुजरात में और बड़ौदा में, बड़ौदा शहर की भी मैं बात करूं तो 27 साल में एज इफ बड़ौदा का विकास रुक गया है। बड़ौदा में कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई। 27 साल में खुद मेयर अपनी, जो मेरे सामने उम्मीदवार है, वो अपनी पत्रिका में लिख रहे हैं 27 साल के बाद मैंने एक पानी का स्रोत इनॉग्रेट किया। दैट मीन्स 27 साल में जब पॉपुलेशन 4 गुना हुआ, उन्होंने एक ही पानी का सोर्स बनाया, वो भी 6 साल डिले के बाद। सोर्स अभी ये नया बना है, उसके बावजूद 64 MLD पानी कम है। एट प्रेजेंट वो कमी है, तो फ्यूचर के लिए तो प्लानिंग किया ही नहीं है। बड़ौदा शहर की बात करूँ तो यहाँ 27 साल में कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई। बहुत सारे प्रश्न उजागर, हर रोज़ मैं कोई ना कोई इश्यू लेके लोगों के बीच, लोगों के हित के इश्यू लेके आई हूँ। बेसिक पानी, ड्रेनेज के जो मुद्दे हैं, यहाँ गंदा पानी पीने से लोग मर रहे हैं। यहाँ पर 60% एफ्लुएंट अनट्रीटेड विश्वामित्री रिवर में जा रहा है। बड़ी बड़ी विश्वामित्री रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, आज तक एक प्रपोजल गवर्नमेंट में नहीं भेजा। ये सब इश्यूज़ लेके मैं लोगों के बीच जा रही हूँ, लोगों को समझा रही हूँ। आपका वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बार चेंज के लिए वोट करिए, अदरवाइज़ आपके बच्चों का, बड़ौदा शहर के भविष्य के लिए सोच के आप वोट करिए। कोई भी लोभ लालच नहीं, अपने बारे में सोचिए, अपने शहर और अपने देश के बारे में सोचिए। यहाँ पर लोग कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से काम करेंगे या परमानेंट जो कांग्रेस पोस्टिंग देती थी। यहाँ के शिक्षित युवा बेरोजगार रहेंगे या जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किए 10 लाख नौकरी देंगे तुरंत। जब तक नौकरी नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत उन्हें कंपनसेट किया जाएगा 3000 रुपया मासिक, 300 यूनिट बिजली, ताकि गरीब से गरीब घर में पंखा और ट्यूबलाइट हो सके। गुजरात के वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल का 3 दिवसीय खेलोत्सव आज से शुरू हुआ है। वडोदरा के लालबाग मेन रोड पर कार्यरत प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल का 20वां खेलोत्सव मांजलपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया है, जो 25 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी है। इस खेलोत्सव में स्कूल के 1800 छात्र शिरकत कर रहे हैं। इस खेलोत्सव की शुरुआत के मौके पर स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर देवयानी राजे गायकवाड़, जिला युवा विकास अधिकारी केतुल महरिया, सूरत के जिला खेल अधिकारी दिनेश कदम, स्कूल के प्राचार्य पी वरदराजन, देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल के प्रिंसिपल और प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर तुषार भोंसले, देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर ध्यानेंद्र नारायण भंजदेव समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस खेलोत्सव में प्री प्राइमरी विभाग की 50 और प्राइमरी विभाग की 80 से ज्यादा दौड़ का आयोजन किया गया है। 1 से
5वीं कक्षा के 300 जितने छात्रों ने इस मौके पर मास ड्रिल और 6ठी से 12वीं कक्षा के 350 छात्रों ने मार्च पास्ट किया। इस मौके पर मलखम और रोप मलखम के विभिन्न करतब भी दिखाए गए। आज रोज मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रिंस अशोक राजे स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है और सभी बच्चों को फिट इंडिया मूवमेंट की तरह और बहुत अच्छा आयोजन, मार्च पास्ट, रेलिंग, ओलंपिक लेवल पर जो भी होता है वो इसमें किया है। तो सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ पर मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल वडोदरा द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स का आयोजन किया गया है, जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चों ने आज भाग लिया है। विविध तरह की स्पर्धाओं का आयोजन खूब अच्छी तरह से मार्च पास्ट का पास्ट भी इन्होंने किया है और जो आयोजन है वो अभिनंदन के पात्र है। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल, देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में आज 20th एनुअल एथलेटिक मीट हुआ था। ये एथलेटिक मीट लगभग 2 साल के बाद हो रहा है। 2019 में हुआ था पहले और उसके बाद कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। ये जो है हमारा स्कूल में लगभग 1600-1700 बच्चे हैं, दोनों स्कूल मिला के। उसमें सब बच्चे, हर एक बच्चे भाग लेते हैं। इस मतलब एक हफ्ते पहले से स्कूल में हीट्स वगैरह हुआ था। आज सयाजीबाग कनकपुरा के सामने स्थित गेट नंबर 1 पर पिछले 40 सालों से चना दाल बेचकर परिवार का जीवन यापन करते 3 परिवारों को वीएमसी द्वारा वहां से हटाए जाने से ये लोग रोजगारहीन हो गए हैं। एक सामान्य गरीब व्यक्ति छोटी मोटी चीजें बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। ऐसे में अगर उससे वो जगह तंत्र द्वारा छीन ली जाए तो उसके घर में भोजन के लाले पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है सयाजीबाग के काला घोड़ा के सामने आए गेट नंबर 1 के पास। पिछले तकरीबन 40 सालों से चने दाल जैसी छोटी मोटी नाश्ते की चीज़ का खोमचा लगाकर बेचते और अपना परिवार चलाते 3 लोगों को वहां से वीएमसी द्वारा हटा दिया गया है। इसको लेकर वे बिल्कुल ही रोजगारहीन हो गए हैं। इनका मुद्दा माल तक वीएमसी ने जब्त कर लिया है। एक तरफ विधानसभा के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां लोगों को बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन इनके अनुसार गरीबों का कोई नहीं है। इनका कहना है कि बीएमसी इनको इस जगह पर अपना खोमचा लगाने दे ताकि वे अपने परिवार को खिला सकें। उन्होंने वीएमसी के अधिकारियों और प्रधानमंत्री तक इनकी आवाज़ पहुंचे और इनके रोजगार को पुनः चालू करने में मदद मिले, ऐसी इनकी मांग है। छोकरा बीमार था तो ये दवाखाना इना पैसा थी, खावानु इना पैसा थी लाइए मैं। कितना वर्ष थी तुम्हारा धंधो? हमारा 40 वर्ष थी। हमारे सासू ससुरा करते ला, ये करता वो अब क्या अब हमें करिए छे अगर सेनो धंधो तो दाल चना पानी नहीं बाटल बोलने वो कई जगह आया गड़ी हाँ काला घोड़ा 1 नंबर ना गेट पर बहुत तकलीफ तो पड़ी रही साहेब। અમારા છોકરાની સ્કૂલોની ફીઓનું જોવાનું, ખાવાનું જોવાનું, બાંધા થઈએ તો દવાખાને જવાનું, લાઇટ બિલો મોંઘા, ગેસના બાટલ મોંઘા। શું કહેવા માંગશો કોર્પોરેશનને? શું કહેવા અમારા અહીં ધંધો કરવા દે એટલું જોવે સાહેબ। અમારે અહીં ધંધો કરવાનો। મોદી સાહેબે અમને લોન બોન બધું આલેલું 10,000 રૂપિયા કોરોના વખત અમે ઘરે બેઠેલા તો અમને 10,000 રૂપિયા લોન આપી હતી પથારા પર અમને। તો હાલમાં શું કહેવા માંગશો? અત્યારે તો અમારા મોદી સાહેબ જોડે અમારું આ સમાચાર જાય ને અમને અહીં બેહવા દે બસ। અમારા સિવાય કોઈ બીજા આવ્યા એટલે 4 જણા જ છે અમે। પેલા ગેટે બધા છે, ફખારા છે બધા બહુ ધંધા। એફા નહીં નડતું ને આમાં ગેટ નંબર 1 જ નડે છે આ સાહેબોનો। આ કાલા ઘોડા કમિટી બાગનું ગેટ નંબર 1 છે ભાઈ અને અહીં 15 દિવસથી અમે બેરોજગાર બેઠા છે। અમારા અહીં 3 દાળના ટોપલા લગાડીએ છે પર કશું અમને લગાડવા નહીં દેતા। અચાનકથી એક દિવસે સાહેબ આયા, કમિશનર સાહેબ કશું કીધું ના। એમના પાછળ કોર્પોરેશનવાળા આયા, સાહેબ લોકો ડબ્બો લઈને અમારું બધું માલ સામાન ઉચકીને લઈ ગયા। અમે અમને અરજી કરી કે સાહેબ અમારું માલ પાછું આલો, અમારું માલય પાછું ના આલ્યું। પ્લસ અમને એવું કીધું પહેલાં આશ્વાસન આપવા કે તમે લોકો છે ને જ્યાં લગાડો છો ત્યાંથી થોડુંક દૂર ખસકીને ધંધો ખોલો અને થોડા કમ માત્રામાં ખોલો। મેં સારું સાહેબ અમે થોડુંક કમ માત્રામાં લઈશું ને દૂર ખસકીને ખોલીશું। અમે यही કર્યું સાહેબ, અમને यही નહીં કરવા દેતા। અમને વોચમેનોય ધમકી આલે છે અહીંના, અમે લગાડીએ એટલે તરત ને તરત કોર્પોરેશનવાળા સાહેબ આવી જાય છે ને એક જ વાત
શકીએ છીએ. તમારે જેટલું કમાવાનું હતું તમે કમાઈ લીધું. હવે અહીંથી કોઈ દિવસ આવતા ના તમને શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં સમજાવી આલું છું કે એવું અમને પાછા બોલે છે કે તમને ગુજરાતી ભાષામાં શુદ્ધ બોલું છું, હવે કોઈ દિવસ અહીં બેસતા નહીં. હવે સાહેબ અમે અહીંથી કંઈ જઈએ, આખું જીવન અમારું અહીં નકળ્યું. અમે અહીંથી જ કમાઈએ છીએ ને અહીંથી જ અમે ખાઈએ છીએ. આ જ અમારો ધંધો છે, આ જ અમારો રોજગાર છે સાહેબ. છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી આ ધંધો તમે કરો? સાહેબ અમારા મમ્મી પપ્પા અહીં કરતા હતા છેલ્લા 40 વર્ષોથી. હવે અમારા મમ્મી પપ્પાની ઉંમરો થઈ ગઈ છે તો અમને એમની જગ્યા અમે કરી રહ્યા છીએ અમારા નાના નાના છોકરાઓને લઈને સાહેબ. અમારે જો અમે દરરોજ અહીં ક્લીન કરીએ છીએ સાહેબ. અમારા નાના છોકરા પોતે અહીંથી કચરો વારે છે. લોકો અંદરથી જે નાસ્તો પાણી ખાઈને આવે છે, આઈસ્ક્રીમોના રેપર જે ખાઈને અહીં નાખે છે, એ અમારા નાના નાના છોકરા ભણવાની ઉંમરમાં અમે એ છોકરા બીજાનું ગંદુવાળું ઉઠાવીએ છીએ. કેમ કે અમારી રોજી રોટી છે સાહેબ. અમે અહીંથી કમાઈને અમારું ઘર ચલાવીએ છીએ, અમારા છોકરાનું પાલન પોષણ કરીએ છીએ. અમે કોઈ જો ચોરી નહીં કરતા. અમારા છોકરાઓને અમે મહેનત કરીને ભણાવી રહ્યા છીએ. કેમ ભણાવી રહ્યા છે? કેમ કે ભાઈ દેશ આગળ વધે. આ મોદી સાહેબ શું કહે છે કે ભણો, આગળ વધો, પણ કેમનું છોકરાઓ ભણશે? મા બાપ કમાવશે ત્યારે ભણશે ને. અમે તો કમાઈ નહીં પાઈ રહ્યા આજના તારીખમાં. 15 દિવસથી અમે ઘરમાં બેહ્યા છીએ આ લોકોના મહેરબાનીથી. બસ હવે અમારી એક જ વિનંતી છે, ચાલો અમારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય, નાનું છોકરું સમજીને અમને માફ કરો. તમે કહેશો એ પ્રમાણે તમારું બધું ફોલો કરીશું અને અમે અમારો ધંધો અમને ખોલવા દો, અમારો રોજગાર અમને પાછો આલો. જણાય દાનો ધંધો જ કરીએ છીએ. કેટલા વર્ષ? 30 પપ્પા બેસતા હતા પહેલા, પપ્પા ઓફ થઈ ગયા પછી મેં બેહું છું. દાદી બેસતી હતી પહેલા, પછી પહેલા દાદી બેસતી હતી, દાદી પછી દાદી ઓફ થઈ ગયા તો પપ્પા બેસતા હતા, પપ્પા ઓફ થઈ ગયા પછી મેં બેસું છું. હવે હું અહીં 40 વર્ષથી ધંધો કરું છું સાહેબ. અને દાળ ચણાનો ધંધો કરું છું સાહેબ. અને એના પર જ ગુજરાન ચાલે છે સાહેબ અમારું તો. અને અમારે અહીં વધારે ટોપલા પણ નથી સાહેબ. અમારા 3 જ જણાનું છે સાહેબ. આજે વર્ષો વીતી ગયા સાહેબ અમારા. પણ સાહેબ છે ને અમાને જ આ જ ગેટ પર આ લોકો કોર્પોરેશનવાળાએ અફસોસ ઉઠાવ્યો છે સાહેબ કે આ ધંધો નહીં કરવાનો. સાહેબ અમે છે ને ખસીને બેસીએ છીએ સાહેબ. અને હમણાં 15 દિવસથી સાહેબ આ ગેટ ખોલ્યો છે સાહેબ. ના તો એક જ ગેટ પર સાહેબ ખુલતો હતો અને એક જ ગેટ પર આ હિસાબથી અમે ધંધો કરતા હતા સાહેબ. જ્યારે આ ગેટ ખોલ્યો સાહેબ 15 દિવસથી તો અમને તે દિવસથી સાહેબ હટાવી દીધા. તે દિવસે સાહેબ હું છેક રતનપુર ડભોઈ રોડના પાસે રતનપુર છે ત્યાં રહું છું સાહેબ. મને આવવામાં સાહેબ 1.5 કલાક થાય છે આવવામાં. અને આ મારો સામેવાળો છોકરો છે તે ધંધો કરતો હતો, વગર બાપનો છે તે. એનું માલ લઈ ગયા સાહેબ, છત્રી લઈ ગયા, એની બોલ લઈ ગયા, 5000નો માલ લઈ ગયા સાહેબ કોર્પોરેશનવાળા સાહેબ. આ છોકરા રડ્યો અને કકડ્યો. એને ત્યાં કોઈ નથી કમાનારું. અને હું ત્યાંથી આવી ત્યાં સુધી બધા પછી અમે એક દિવસ આવીને ઊભા રહ્યા તો કોર્પોરેશનવાળા એવું કહે છે અહીં નહીં. એટલે સાહેબ અમે નડ્યા છીએ તો આગળ બધા જગ્યા ધંધો ચાલુ છે સાહેબ. કેમ એ जगह कोई नड़तू नहीं। गुजरात के वडोदरा की वाघोड़िया बैठक पर परिवर्तन की उम्मीद के साथ कांग्रेस प्रत्याशी सत्यजीत सिंह गायकवाड़ उत्साह के साथ प्रचार में जुटे हैं। वडोदरा की वाघोड़िया बैठक पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने मिल रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे अश्विन पटेल के साथ साथ भाजपा के मधु श्रीवास्तव और धर्मेंद्र सिंह वाघेला भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से सत्यजीत सिंह गायकवाड़ दावेदारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लड़ाई में सत्यजीत सिंह गायकवाड़ को सीधा फायदा होने की उम्मीद है। सत्यजीत सिंह गायकवाड़ इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग गांवों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की जनता से वोट अपील कर रहे हैं। आज अनगढ़ जिला पंचायत के नवापुरा गांव में से हमने आज फेरनी शुरू की है। हम घर घर जाके लोगों को अवगत करा रहे हैं कि महंगाई कैसी बढ़ी है और लोग वही कह रहे हैं हमको कि हम त्रस्त हैं महंगाई और बेरोजगारी से। आज ये अनगढ़ के इस नवापुरा गांव में हम जब घूम रहे हैं तो यहाँ सबसे बड़ा पानी पीने का पानी का प्रश्न है, आज वो है नहीं। इतने साल हो गए, 30 साल से भाजपा की सरकार है कि नवापुरा गांव में पानी अभी लोगों को मिल नहीं रहा है। प्राइवेट बोरिंग से वो पानी लेते हैं लेकिन प्रेशर आता नहीं है क्योंकि बोर है नदी पे और ये है ऊंचाई पर, उनको खुद को मोटर लगा के करना पड़ता है, वो भी पानी पर्याप्त नहीं है। यहाँ आरोग्य का कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा की जो स्कूल है उसमें रूम्स कम पड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं ये रास्ते की हालत, ये नीचे रास्ता, तो यहाँ के कोई रास्ते नहीं बने हैं। क्या प्रगति की भाजपा 30 साल में। ये जो इलाका है इन्होंने भाजपा को बहुत वोट दिए हैं, इसलिए लोग आज त्रस्त है। लोग एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि अभी हम परेशान हैं इस सरकार से, इनको बहुत मौके दे लिए, अब हमको परिवर्तन करना है, कांग्रेस के पंजों को जिताना है। गुजरात के वडोदरा के डभोई विधानसभा बैठक के कांग्रेस के उम्मीदवार बालकृष्ण पटेल उर्फ ढोलार ने चांदोद और जिला पंचायत विस्तार में अपना चुनाव प्रचार किया।
चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार को तेज बनाते जा रहे हैं। 140 डभोई विधानसभा बैठक से कांग्रेस उम्मीदवार बालकृष्ण पटेल अपने चांदोद जिला पंचायत बैठक विस्तार के राजपुरा, गुमानपुरा, सनोर, फुलवाड़ी, नया पुराना मांडवा, नांदेरिया, भीमपुरा, यात्राधाम चांदोद, तेन तालाब समेत गांव में साथियों, समर्थकों और कार्यकरों के बड़े काफिले के साथ लोक संपर्क करते हुए धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 1981 से राजनीति में विविध पदों पर कार्य कर चुके बालकृष्ण ढोलार लोगों से मिल रहे हैं। उन्हें अपने विस्तार में बहुत ही अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। आज रोज चांदोद डभोई 140 चांदोद जिला पंचायत विस्तार अंदर राजपुरा, गुमानपुरा, सनोर ने माडवा, फूलवाड़ी અને ચાંદોદ મુકામે આજે અહીંયા નંદીદાથી ચાંદોદ મુકામે પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે। લોકસંપર્કનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે। જન પ્રતિસાદ ખૂબ જ સારો મળી રહ્યો છે। આપ જોઈ શકો છો કે ચાંદોદની અંદર પણ જન પ્રતિસાદ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ઉપટી પડ્યો છે। આ જ બતાવે છે કે કોંગ્રેસનો આવકાર ખૂબ મળી રહ્યો છે અને જ્યારે કોંગ્રેસનો આવકાર ખૂબ મળી રહ્યો હોય ત્યારે આવતા સમયમાં આપણી જીત પણ નિશ્ચિત છે એ પણ દેખાઈ આવે છે। આજે જે વિસ્તારમાં હું જઉં છું ને ત્યાં એક જ કહેવામાં આવે છે કે તમે લોકલ છો, ખેડૂત છો અને સ્થાનિક છો, એનો આવકાર ખૂબ મળી રહ્યો છે। 2012થી 2017ની અંદર હું ધારાસભ્ય તરીકે કામગીરી જે કરી છે ને એ લોકો આજે યાદ કરે છે। 24 કલાક મારો મોબાઈલ ચાલુ રાખીને જે સેવા આપી છે ને એ આજે પણ યાદ કરે છે। ગામડે ગામડે પાણીનો ટેન્કર અને બોખડા આ પણ અમારી સ્મૃતિની યાદગીરી છે। એટલે જબરજસ્ત પ્રતિસાદ એટલા માટે મળી રહ્યો છે કે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર કોઈપણ વિકાસનું કામ થયું નથી, કોઈપણ કામ થયું નથી, કંઈ મુલાકાત થતી નથી ને જ્યારે અમારે મુલાકાત કરવા માટે અમે ગમે તે મુલાકાત કરી શકીએ, થઈ શકે છે અમારી ને અમારા મળવા માટે કોઈને અઘરું પણ નથી હોતું, ક્યાંય પણ અમારી મુશ્કેલી હોતી। અમે ડભોઈના સ્થાનિક છે ને જ્યારે પણ ફોન કરે તો અમે मुलाकात આપતા હોય છે। गुजरात के वडोदरा के 146 पादरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दीनू मामा ने पादरा के गांव के मतदाताओं से लोक संपर्क किया। यहां उन्हें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 5 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे चुनाव में सभी उम्मीदवार जीत की उम्मीद के साथ अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में 146 पादरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार और भाजपा के पूर्व विधायक दीनू मामा निरंतर अपने मतदाताओं से संपर्क में हैं। आज उन्होंने करनाकुआ से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। करनाकुआ के बाद वीराकुई, मुवाल आदि गांव में दीनू मामा ने लोक संपर्क किया। मुवाल गांव में उनका परंपरागत रूप से भव्य स्वागत किया गया। जहां पर भी वे गए वहां उन्हें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। लोगों ने उन्हें जीत का विश्वास दिलवाया है। आज तमे मुवाल में જોઈ શકો છો કે સમગ્ર ગામ બધી જ કોમના લોકો, પટેલ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વનકર હોય, હરિજન હોય, બારિયા સમાજ હોય, માળી સમાજ હોય, રબારી સમાજ હોય, આ બધા જ સમાજના લોકોએ મામાને ખૂબ જ આવકાર આપ્યો છે। 2007માં જે 15,000 મતની લીડ આપી હતી આ વખતે ડબલથી વધારે લીડ મળવાની છે મામાને। ત્યારે તાલુકાનો વિકાસ એમના હૈયામાં લખેલો છે અને લોકો એમની સાથે છે જ। મને મારી ઓળખાણ આપવાની જરૂર નથી। 25 વર્ષથી મેં આ પાદરા તાલુકામાં રાજકારણમાં છું। કોંગ્રેસમાં પણ ચૂંટણી લડ્યો હતો, અપક્ષમાં પણ ચૂંટણી લડીને આજ પાદરા તાલુકાના મતદારોએ મને ચૂંટાયો હતો। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પણ 2012માં મને ખૂબ મત આપ્યા અને હું ચૂંટણી જીતેલો હતો। પરંતુ 2017માં બે જ પાર્ટી ચૂંટણી લડતી હતી, જે હાલના ભાજપના ઉમેદવાર છે। એવો કદાચ અપક્ષ ચૂંટણી લડ્યા હોત તો મને આનંદ થાત, પણ મારી જોડે તો 48 જણાએ રાજીનામું આપ્યા। એમના વખતે સંગઠનના તમામ 72 આદમીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનના મજબૂત હોદ્દેદારોએ રાજીનામું આપીને કોંગ્રેસને ટેકો આપેલો। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અત્યારે જેને ટિકિટ આપી છે એને બધા ઓળખે છે, કોંગ્રેસના ઉમેદવારને બધા ઓળખે છે અને મને ઓળખે છે। તો હું આ ત્રીજી વખત અપક્ષ ચૂંટણી લડતો હોઉં ત્યારે ચૂંટણીમાં જે રિઝલ્ટ આવે મને માથાભેર છે। મેં ક્યારેય કોઈને એવું નહીં કીધું કે તમે મત આપ્યા કે નહીં આપ્યા, વધતા આપ્યા કે ઓછા આપ્યા, પણ ચૂંટણી હારી ગયા પછી પાદરા તાલુકાના मतदारों સાથે રહ્યો છું અને એનું આ ફળ છે। गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान आम आदमी पार्टी के नेता और गुजरात प्रभारी राघव चड्ढा ने की है। ओल्ड पेंशन स्कीम को गुजरात में बहाल किया जाए और इस मांग को लेकर
तमाम सरकारी कर्मचारियों ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने, सरकार के मुलाजिमों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा आंदोलन भी गुजरात में, गुजरात की सड़कों पे लड़ा और उस आंदोलन का रूप और उस आंदोलन की आवाज़ भाजपा सरकार के अहंकारी और भ्रष्ट नेताओं के कानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन आंदोलनकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की एक नहीं सुनी। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये वादा किया कि जब गुजरात में 8 दिसंबर 2022 को आम आदमी पार्टी की झाड़ू वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो गुजरात में आम आदमी पार्टी तमाम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। यानी कि हम लोग पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से गुजरात में लागू करेंगे। और ये वादा सिर्फ एक जुमला नहीं है, जैसे बीजेपी के लोग इसे जुमला कहते हैं। ये केजरीवाल की गारंटी है। ये बीजेपी का 15 लाख रुपए आएंगे वाला जुमला नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। ये वादा और पार्टियां भी कर रही हैं। चुनाव का माहौल है तो नाना प्रकार की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को सावधान करना चाहता हूं कि और जितनी भी पार्टियां पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की बात कर रही हैं या वादा आपको कर रही हैं, उनसे आप पूछें कि आपकी और भी राज्यों में सरकार चल रही है, क्या आपने वहां लागू करी? कांग्रेस से पूछें क्या और राज्यों में आपकी सरकार चल रही है? अगर आप इतने हितैषी हैं सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी मुलाजिमों के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, तो क्या आपने अपने राज्यों में से लागू किया? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आपने तो न्यू पेंशन स्कीम लोगों के सर पे थोपी थी 2002-2003 में। तब से लेकर आज तक कितने राज्यों में आपकी सरकार रही? पिछले 8 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। क्या आपने ओपीएस को बहाल किया? नहीं किया। तो चुनावी जुमले नहीं, इस बार केजरीवाल की गारंटी काम करेगी। वडोदरा की शहरवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे गुणवंत राय परमार के चुनाव कार्यालय का कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में शहरवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी गुणवंत राय परमार के चुनाव कार्यालय का उनके क्षेत्र में उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सयाजीगंज विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रही अमीर रावत समेत के कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रही। चुनावी कार्यालय खोलकर गुणवंत राय परमार के चुनाव प्रचार को समर्थकों द्वारा तेजी दी जाएगी। आज हमारे 141 शहर विधानसभा में आज हमारा वो ऑफिस का ओपनिंग हुआ है। वहाँ मेरे विस्तार के और सारे विधानसभा के लोग, हमारा राजकीय सब आगेवान, मध्य गुजरात के सब आगेवान और हमारा प्रदेश का प्रभारी पंकज भाई पटेल, साथ में मेरा खुशी जी और बड़ौदा शहर के हमारा विरोध पक्ष का नेता अमीबेन रावत जी और गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रवक्ता भाई श्री नरेंद्र भाई रावत और हमारा यहाँ का वार्ड का सब प्रमुख, सब आदरणीय, सब मेरा आगेवान साथ में है। और हमेरा आज ओपनिंग इसलिए हुआ है कि कांग्रेस मजबूती से आगे लाने के लिए हमने किया है। भावनगर शहर कांग्रेस ने आज अनोखा विरोध करते हुए चुनाव प्रचार किया। भावनगर पश्चिम विधानसभा मत क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज नेता जीतू वाघानी के गढ़ में चुनाव में खड़े हुए कांग्रेस के उम्मीदवार के गोहिल ने डोर टू डोर प्रचार किया, जिसमें एनडीए सरकार में बढ़ती जा रही महंगाई को दर्शाने के लिए महिलाओं ने गैस सिलेंडर्स और तेल के डब्बों के साथ जनता के सामने प्रचार किया। मोरबी जिला पंचायत अध्यक्ष ने धागंद्रा हलवद सीट के उम्मीदवार को भावी प्रधानमंत्री बताया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के हलवद में योगी आदित्यनाथ की हुई जंगी आमसभा में मोरबी जिला पंचायत अध्यक्ष चंदू भाई सिहोरा ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस विस्तार के उम्मीदवार प्रकाश वर्मोरा भारत देश से आगामी प्रधानमंत्री होंगे। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया में बहुत ही वायरल हुआ। लोगों ने भरपूर खिल्ली उड़ाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री कौन जैसे सवाल को लेकर अल्प ज्ञान प्रदर्शित किया। તમામે તમામ સમાજને સાંકળીને ચાલના આવારો પક્ષ છે, ત્યારે આપણે બધાએ 1 તારીખે જે મતદાન કરવાનું છે ત્યારે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન પ્રકાશભાઈ વર્મોરા, આપને કદાચ બધાને ખબર નહીં હોય પણ એમની છેલ્લા 10 વર્ષથી એમની જે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ છે, પ્રકાશભાઈ કદાચ આપને બધાને ખ્યાલ નહીં હોય, 3000 કરોડની કંપની ધરાવતી વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે
આ હળવદ અને ધાંગધ્રાનો વિકાસ કરવાનો જે અમને વિચાર સ્ફૂર્યો છે ને, એ માત્ર ને માત્ર છેલ્લા 10 વર્ષથી એ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે છે. આવા સંતગણો વચ્ચે બેઠેલા છે ત્યારે એમને એમના કોઈ ગુરુએ એમ કીધું કે પ્રકાશ, તું આ સેવા પ્રવૃત્તિ તો કરસ, પણ આ સેવા પ્રવૃત્તિને વિશાળ ફલક ઉપર લઈ જાવી હોય तो तारे जाहिर जीवन में जવું જોઈએ. 85 मानावदर विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं. 85 मानावदर, वंथली, मेंदरडा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय जंग हो रहा है. ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व सैनिक कैप्टन परबत भाई करंगिया ने मेंदरडा में अपना चुनाव प्रचार किया और विविध विस्तारों में पैदल जनसंपर्क किया. आम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और नारे लगाए. उन्होंने आम जनता को अपील की कि उन्हें भारी संख्या में मतदान कर उन्हें विजयी बनाएं. उन्होंने कहा कि यदि वे जीते तो सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन देंगे, अस्पतालों में आधुनिकतम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो निःशुल्क होंगी. वो देश को ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त कराना चाहते हैं. उन्होंने किसानों की समस्याओं, घरेलू महिलाओं की महंगाई की समस्याएं सभी का निराकरण करने का वचन दिया. आज मेंदरडा तालुका में विजिट कर रही छूँ. मारी आम जनता निवेदन है कि कोईपण सरकार आए, चाहे भाजप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, कि गरीब माणसों माटे सरकारी स्कूलों बंद थई है, ये सरकारी स्कूलों ने वधारे में वधारे प्रोत्साहन आपी गरीब माणसोना छोकरा भणी सके. અને જે સરકારી હોસ્પિટલો છે એને સુવિધાજનક ગરીબ માણસોને ઘરે ઘરે મફતની સેવા મળે. કારણ કે જે તમે આપણે કાર્ડ આપ્યા છે એ મોટા ઓપરેશન માટે છે, પણ નાની નાની બીમારીઓ માટે કોઈ સુવિધા નથી. માટે સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે આ બે વસ્તુમાં ધ્યાન આપે. કારણ કે આરોગ્ય હશે, નિરોગી હશે તો શિક્ષણમાં બી ધ્યાન આપશે અને શિક્ષિત લોકો થાય અને રોજગાર મળશે અને માણસો આગળ વિકાસ થશે. આ મારી મેન માંગણી છે सरकार सामने. जय भारत. चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर से मतदान की प्रक्रिया की जा रही है. 1 और 5 दिसंबर को होने जा रहे चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया होगी. इसको लेकर चुनाव की तैयारियां पुरजोर में चल रही हैं. चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति न रहे, इसे लेकर पोलिंग स्टाफ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तालीम दी जा रही है. इसी के साथ चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर से मतदान प्रक्रिया भी जारी है. राजकोट के पश्चिम विभाग बैठक के रिटर्निंग ऑफिसर संदीप वर्मा ने कहा कि राजकोट पश्चिम बैठक के लिए टैगोर रोड और एसवी वीरानी हाई स्कूल में चुनाव के दौरान योग्य व्यवस्था को लेकर ये तालीम की जा रही है. राजकोट पश्चिम बैठक के लिए एसवी वीरानी हाई स्कूल में, पूर्व के लिए पॉलिटेक्निक भावनगर रोड, दक्षिण के लिए पीडी मलाविया रोड और राजकोट ग्रामीणों के लिए आत्मीय कॉलेज में तालीम और पोस्टल बैलेट मतदान का आयोजन किया गया है. आगामी 27 नवंबर को रविवार के दिन राजकोट पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस कर्मचारियों के लिए पोस्टल मतदान किया जाएगा. उत्तर प्रदेश उन्नाव के बंगरमऊ में आई ग्राम पंचायत माढ़ापुर में खेल का मैदान बनाने मुद्दे घोटाले की खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश उन्नाव के बांगरमऊ के विकास खंड की ग्राम पंचायत माढ़ापुर में ग्राम प्रधान और सचिव के तालमेल के साथ लाखों के घोटाले का मामला सामने आया है. यहां पर खेल का मैदान बनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ बालू का उपयोग हो रहा है. एक तरफ मैदान का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर दीवारें हिलने लगी हैं और दरकने लगी हैं. योगी सरकार के लिए ये गांव चैलेंज बनता जा रहा है. यहां पर भ्रष्टाचार में शामिल सभी जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की गई है. विसावदर में वहीवटी तंत्र द्वारा मतदान जागृति अभियान का आयोजन किया गया. विसावदर के मार्केटिंग यार्ड में 1 दिसंबर के रोज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है. इस लोकतंत्र पर्व को मनाने के उद्देश्य से विसावदर एवं आसपास के गांव के लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहन करने जिला कलेक्टर रचित राज की अध्यक्षता में मतदान जागृति अभियान का आरंभ किया गया. उन्होंने उपस्थित लोगों के पास मतदान करने, शपथ ग्रहण भी करवाया और चुनाव की गरिमा को बढ़ाने आह्वान दिया. उन्होंने 87 विधानसभा में आते तमाम मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए कहा. वहीं जूनागढ़ जिले के RAC बाम भनिया द्वारा मतदान की महत्वता को समझाया गया. इस कार्यक्रम में तहसील के तमाम आंगनबाड़ी की कार्यकर, प्रांत अधिकारी कीर्तन राठौड़, मामलतदार रेवर, TDO खुमान और चुनाव से जुड़े सभी अधिकारी और स्टाफ मौजूद था.
किसका होगा गुजरात? लगातार मैं ये बात कर रही हूँ। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा और वडोदरा शहर जिला की 10 बैठकों के लिए 5 दिसंबर को वोट करना है। इस बार वडोदरा की जो सीटें थी पूरे गुजरात में नहीं, देश भर में टॉक ऑफ द टाउन बनी, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीट पर जो विरोध सामने आया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उस पर काफी चर्चा हुई। और ऐसी ही एक सीट थी वाघोड़िया विधानसभा की सीट, जहां पिछले 6 टर्म से मधु श्रीवास्तव जीतते आए हैं। 1 बार निर्दलीय जीते और 5 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 5 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतने के बावजूद, जनाधार होने के बावजूद, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी वजह से उन्हें रिपीट नहीं किया, जिसका काफी विवाद भी हुआ। आखिर तक मधु भाई को मनाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। सुशासन वाली पार्टी है, डैमेज कंट्रोल करने में एक्सपर्ट पार्टी है, लेकिन फिर भी मधु श्रीवास्तव को नहीं मना पाई, क्योंकि मधु श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर नहीं चलते हैं। मधु श्रीवास्तव चलते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के मतों के आधार पर, जनता के समर्थन के आधार पर। और मधु श्रीवास्तव ने आखिर तक CR पाटिल की जो मीटिंग हुई थी वडोदरा एयरपोर्ट पर, उनसे भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई। एक सीट और भी थी मांजलपुर की, जहां योगेश पटेल 75+ होने के बावजूद उन्हें टिकट दे दिया गया, लेकिन मधु भाई को टिकट नहीं मिला। सबसे पहला सवाल, आज मधु श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और मैं हर विधानसभा सीट पर जा रही हूं, प्रत्याशियों से मिल रही हूं। मधु श्रीवास्तव, सबसे पहले 2002 के दंगों में उनका नाम गुजरात में सुर्खियों में आया था। बेस्ट बेकरी केस में उन पर इल्जाम लगा था, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष साबित किया गया था। मधु श्रीवास्तव हमारे साथ है, बाहुबली और दबंग नेता माने जाते हैं। मधु भाई, भारतीय जनता पार्टी 5 बार आप उन्हें सीट जिता कर लाए, 1 बार निर्दलीय जीतकर आपने उन्हें सपोर्ट किया, फिर भी आपको क्या लगता है क्यों भारतीय जनता पार्टी को आपको साइड में करना पड़ा? इसमें नीचे के जो लोकल लोग हैं वो लोगों ने कुछ चालबाजी की और चालबाजी के आधार पर वो मोड़ ला कर रख दिया ये लोगों ने कि ये जिसको भारतीय जनता पार्टी को वाघोड़िया में मैं लाया था, इसी तरह संसद की सीट को भी मेरे को दिया, तब भारतीय जनता पार्टी को लाया था। और 6 बार चुनाव जीतने के बावजूद भी पार्टी ने मेरे को, जो पार्टी के लिए मैंने खून पसीना बहाकर पार्टी को आगे लाने का प्रयास किया, और पार्टी ने मेरे को घर से बाहर कर दिया। बहुत मैं दुख की बात, मेरे कार्यकर्ता भी दुखी हुए। मेरी वाघोड़िया 136 मत विस्तार की पूरी जनता दुखी हुई है और जनता ने आवाज उचका। मतदारों भाइयों ने, बहनों ने कहा, बड़ौदा तालुका कहने वाघोड़िया तालुका की माताओं बहनों ने कहा कि मधु भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं और आप चुनाव लड़ो और अपक्ष चुनाव लड़ो। और उनके कहने पर मैं चुनाव अपक्ष लड़ रहा। झलक दिख रही है कि एक नेता और एक स्टार, ये फिल्म स्टार, क्योंकि बहुत सारी फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं और खुद फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं, और इसलिए वो स्टार वाला जो रुतबा है वो मधु भाई में है। खैर, मधु भाई के बारे में बहुत कुछ तो लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ शायद आप ना भी जानते हो। मधु भाई, बचपन से शुरू कीजिए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, वडोदरा आना कैसे हुआ, और बाकी का सफर जो है बचपन से शुरू कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझे। इसी जगह पर खड़ा हूँ, इसी जगह पर बाजू के सोसाइटी में, घर में मेरा जन्म हुआ बड़ौदा में। अच्छा। यहाँ ही, और बड़ौदा में जन्म हुआ और जन्मभूमि पर यहाँ खड़ा हूँ इसलिए, और ये इमारत बना रहा हूँ इसके लिए कि मेरा जन्म यहाँ हुआ। और जन्म होने के बाद इधर मैं गुजराती स्कूल में पढ़ा, गुजराती 10 पास हुआ मैं, और 10 पास होने के बाद मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे में नौकरी करी। मैंने ड्राइविंग की नौकरी करी, मैं ट्रक चलाता था उस टाइम पे, और ट्रक चलाते चलाते नौकरी चालू थी, और नौकरी चालू में मैं कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा था। और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, राजनीति में कैसे आना हुआ, कौन आपको राजनीति में लेके आया? अगर आप रेलवे के ट्रक ड्राइवर थे, किससे कांटेक्ट हुआ? सबसे पहला वो व्यक्ति कौन था जो आपको राजनीति में लेकर आया, और आपको कैसे लगा कि मैं नगर पालिका का चुनाव जीत सकता हूँ? मेरे को चुनाव के बारे में कुछ मेरे जूने दोस्त थे, वो आज नहीं है, वो लोगों ने कहा कि आपकी लोकप्रियता इतनी है, आप लोगों को दुख सुख के भागीदार बन रहे हैं, तो कहते आप कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ो। मैं कहा कैसा चुनाव? तो पहले रणजीत सिंह गायकवाड़ को सपोर्ट करा। संसद की चुनाव लड़ते थे रणजीत सिंह गायकवाड़,
तो गायकवाड़ को सपोर्ट करने के बाद में कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया, तब मैंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन के लिए मेरे कार्यकर्ता ने किया कि रणजीत सिंह गायकवाड़ से पूछो हमको टिकट चाहिए कॉरपोरेशन का। मैं कहा टिकट कौन सी? मैं कहा ट्रेन की टिकट कि बस की टिकट? वो टिकट मेरे को उसका कुछ पता नहीं था। तो मेरे जो दोस्त थे उनने कहा टिकट तो उसको बोलते कॉरपोरेशन में लड़ने की टिकट आती हो तो होगी। मैं चलो ठीक है, मांगेंगे वो हमको टिकट देने का। तो बोले पार्टी नक्की करेंगे, फिर आपका करते कोशिश करते। तो ठीक है, तो फिर हम तो हंसते हंसते चले आए। फिर दूसरे वीक में बात हुई। तो दूसरे वीक में बात हुई तो बोले वो पार्टी ने नक्की किया है कि अभी तुम थोड़ा टाइम काम करो, बाद में आपको टिकट देंगे। तो मेरा दोस्त बोलता है छोड़ टिकट दूसरी ले लेंगे अपने। बोला अपक्ष टिकट ले लेंगे। मैं कहा वो अपक्ष भी होती है? मैं कहा ठीक है भाई, पढ़ा लिखा था और टिकट के बारे में नहीं खबर पड़ती थी। फिर अपक्ष लड़ा और अपक्ष चुनाव जीता कॉरपोरेशन में। फिर जीतने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया, भारतीय जनता पार्टी में लड़ा और भारतीय जनता पार्टी में से जीता। 12 साल कॉर्पोरेटर से था। उसके बावजूद मालूम पड़ा तो वाघोड़िया यहाँ से दूर है। वाघोड़िया में विधानसभा का अपक्ष का चुनाव लड़ा मैं, और वाघोड़िया में अपक्ष चुनाव लड़ने के बाद अच्छे वोट से जीता, 27,000 वोट से वो जीता। तो फिर बीजेपी छोड़ दी थी। फिर बीजेपी ने फिर मुझे बुलाया, फिर मैं बीजेपी में गया और विधानसभा के दरमियान में संसद और विधानसभा साथ में आई थी। तब मेरे को टिकट, तब संसद की सीट जयाबेन ठक्कर जीत के आए थे और मैं विधानसभा का जीत के आया। फिर वो सिलसिला चला। वो सिलसिला के दरमियान में 5 बार मुझे बीजेपी ने विधायक की टिकट दी और 5 वक्त सतत जीतते आया और एक से नीलदरी, यानी 6 तरफ जीतने के बावजूद मेरे को बोला गया कि आप कंफर्म टिकट है। टीवी में आ गया, अखबार में आ गया कि आपको टिकट तुम्हारा कंफर्म है। और कंफर्म होने के बावजूद एक ही झटके में मुझे टिकट काट दी। मेरे को जो कहा होता है लोगों ने कि जिस तरह रूपानी जी को पद से मांगा राजीनामा, जिस तरह नितिन भाई का राजीनामा मांगा और मिनिस्टरों का भी मांगा, तो मेरे से भी मांगे होते तो मैं भी देता जीवन भर पार्टी का काम करता। पर मेरे को पार्टी में खून पसीना बहाकर एक पार्टी मजबूत करने का चाहा मैंने, और पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दी और घर से बाहर निकाला। घर से बाहर निकालने से इसलिए मेरी 100 वाघोड़िया 36 विस्तार की प्रजा नाराज हो गई, और नाराज होने से बावजूद फिर चुनाव लड़ा और फिर से चुनाव लड़ रहा। सन 1995 के दरमियान में मैं 27,000 वोट से जीता था। आज वही परिस्थिति आई है। मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि जो 1995 का जो जीता था वही उसका परिवर्तन आ रहा है। और तारीख 5 को चुनाव है, 8 को रिजल्ट है। 8 के रिजल्ट के अंदर आप देख लेना कि वाघोड़िया 136 मत विस्तार के सभी के वोट गिनोगे और उससे वोट मेरे ज्यादा निकलेंगे, ये आपको खातिर दे दूं। लेकिन मधु भाई, CR पाटिल जी तो आपको मनाने आए थे ना, उनसे क्या बातचीत हुई थी कि उनसे एक बात क्यों नहीं बन पाई? मैंने CR पाटिल को पाटिल दादा कहा था, और पाटिल दादा इसलिए कहा था उनको कि हमारे यहाँ मराठी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और बड़े भाई को दादा कहते हैं। मतलब पाटिल दादा कहा था मैंने कहा पाटिल दादा आप हेलीकॉप्टर लेकर पेस्टल मेरे को मनाने आए बड़ौदा एयरपोर्ट पे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे को बोलते कि तुमको चेयरमैन देंगे, कुछ अच्छा संभाल के देंगे। तो मैंने कहा जिस आदमी को आपने टिकट दी है वो आदमी जिला पंचायत में जीता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीतकर वो जिला पंचायत ने जीता। ऐसे आदमी को आपने विधानसभा का टिकट दे दिया और मैं 6 बार चुनाव जीतते आया, मेरे को आपने काट दिया। ऐसा करता उसको सब दे दो, मेरे को खाली विधायक ही रहना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप उसको जो चेयरमैन की देना जो देना है उसको दे दो और उसके पास से मेरे को मेंटेन दे दो टिकट का। और एक दिन बाकी था, वो बोले मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं ऊपर जाकर बात करता हूँ, होता है तो कोशिश करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं वो अरसा में रहा और मैं आकर छेला दिन था फॉर्म भरने का, यानी मैंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे पहले फॉर्म भरा
तो फिर मेरे कार्यकर्ता ने बोला कि नहीं आप अपक्ष भरो, तो तुम्हारा काट दिया, तुम्हारे कदाच नहीं भी देंगे। तो वो दोनों फॉर्म भरे, तो जब मेंटेन नहीं दिया तो मेरा बीजेपी का फॉर्म कैंसिल हो गया और अपक्ष वैलिड हुआ, और अपक्ष वैलिड होने के बाद ये लड़ रहा हूँ। तो इतना विश्वासघात मुझसे किया है मैंने, जिसके लिए पार्टी के लिए जो काम किया, कि जो मेरे को चेयरमैन गिरी दी थी और एग्रो की चेयरमैन दी थी, एग्रो के चेयरमैन में मैंने खाली 2 साल तो कोरोना रहा, तीसरा 1 साल रहा था। 1 साल के दरमियान में मैंने पूरी छानबीन करके 300 करोड़ का कौभांड पकड़ा था मैंने, और 300 करोड़ का कौभांड पकड़ के एमडी, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर तीनों को सस्पेंड किया था। और उसके बावजूद मैंने लिख के दिया था कि भाई ये लोगों को तपास अधिकारी ने तपास करी है और तपास में गुनहगार ठहरे हैं, तो इनके एफआईआर फाड़ो और इनको जेल में भेजो। पर वो किया नहीं यहाँ के स्थानिक लोगों ने। तो टिकट तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया आपको, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप 5 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, एक बार आपने खुद की सीट दी, 6 बार, यानी करीब 30 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने झटके में आपको पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सस्पेंड तो किया ही नहीं, मैं खुद ने राजीनामा दे दिया है। आपने इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी ने भी सस्पेंड अब तो कर ही दिया है। नहीं, मेरे को नहीं किया, आप देखिए, पार्टी ने मेरे को नहीं किया है, पर कर दिया तो मैं। 22 नवंबर को नई लिस्ट आई है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें आपका भी नाम है, मधु भाई। तो अब तो क्या, मैंने छेड़ा ही फाड़ दिया, मैंने खुद ही राजीनामा दे दिया। मेरे को बीजेपी ने बुलाया था, कॉर्पोरेशन में भी बुलाया था और विधायक बना तब भी बुलाया था। मैं जब भी टिकट दिए तो मेरे को बुलाकर टिकट दिए। मैं तो टिकट मांगने, हाथ पाक जोड़ने भी नहीं गया हूँ, पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। पर ये बर्ताव किया है, इसके आधार पर आने वाले चुनाव में मालूम पड़ेगा आपको संसद में हमारे जैसे की जरूरत है कि नहीं, आपको पार्टी के आगे बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, वो तो समय बताएगा। और मेरी प्रजा और मेरे आगेवान और कमेटी निर्णय करेगी कि जीतने के बाद अपक्ष लेना है, जीतने के बाद कांग्रेस को देना है या आम पार्टी को देना है या बीजेपी को देना है। वो निर्णय मेरे कार्यकर्ता और कमेटी करेगी। कोई भी नेता इतना ज्यादा अपने आप पर कॉन्फिडेंट तब होता है जब उन्हें पता होता है कि हमारे साथ जनाधार है, जन समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट देने में बहुत ज्यादा टैक्टफुली काम किया है, बहुत सारे विधायकों को रिपीट किया गया है। कोई भी चांस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है, उन्हीं लोगों को टिकट मिले हैं जो जीतते आए हैं। लेकिन मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं देने का कारण अभी भी समझ में नहीं आया। मधु श्रीवास्तव हमेशा खुलकर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत बातें हैं वो भी उठाते आए हैं, शायद वो भी कारण हो सकता था। खुद मधु भाई कहे थे कि मैं बाहरी हूँ, शायद उत्तर भारतीय हूँ, इसलिए मैंने टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया है। हो सकता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना भी पड़ सकता है। जब मांजलपुर सीट की बात थी, 75 वर्ष प्लस योगेश पटेल को टिकट दे दिया गया, क्योंकि हो सकता था कि मांजलपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हारना नहीं चाहती थी, तो क्या वाघोड़िया की सीट भारतीय जनता पार्टी हारना चाहती है? इतना मजबूत इरादा मधु भाई का जो है वो किस बलबूते पर है? वाघोड़िया की जनता उन्हें क्यों पसंद करती है? ये सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी। मधु भाई, आपको इतना विश्वास क्यों है? वाघोड़िया की जनता 5 टर्म और 1 टर्म और मतलब करीबन 6-5 30 साल एक व्यक्ति को पसंद करना बहुत मुश्किल बात होती है। क्यों आपको वाघोड़िया की जनता बार बार पसंद करती जा रही है? मेरे 25 साल के इतिहास में मैं इतना तो नहीं कह सकता हूँ, पर चैलेंज दे सकता हूँ कि मेरे 25 वर्ष के राजकारण में एमएलए के मैंने न करप्शन किया, न भ्रष्टाचार किया, न 5 दफे चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा। बीजेपी के पास 1 रुपया भी चुनाव का नहीं मांगा है। मेरे खुद की जमीन बेचकर मैं चुनाव लड़कर काम किया है। आज खुद की जमीन बेचकर ये बड़ी इमारत भी मैं बना रहा हूँ। एक निशानी बना रहा हूँ कि बड़ौदा में मेरा जन्म हुआ है, एक जन्म निशानी बजरंगबली का बना रहा हूँ। पर जो किस्सा हुआ है आपके नज़र के सामने, 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 8 तारीख को रिजल्ट होगा, आपको मालूम पड़ेगा इतने वोट से जीतने वाला हूँ। चाहे कितनी भी ताकत लगा दे मेरे विरोधी जो भी हो, पर मैं जीतना वाला निश्चित इसलिए है कि इंडस्ट्रियल एरिया मैं कभी किसी को हैरान नहीं किया, कभी उद्योग वाले के पास कभी चंदा लेने नहीं गया,
कभी मंदिर का चंदा नहीं, कभी मस्जिद का चंदा नहीं, कोई चंदा लेने गया नहीं हूँ आज तक, न पार्टी का भी चंदा लेने नहीं गया हूँ। और उनको जब भी जरूरत पड़ी तो उनको सहयोग दिया है। खाली मेरे को जरूरत पड़ी होगी तो मैंने खाली रिक्वेस्ट करी होगी कि मैं ये बंदा मेरे मत विस्तार का है, इसको रोजी रोटी के लिए आप नौकरी लगाओ। कोई को निकाल दिया होगा तो उसको बोलूँगा कि एक गुना तो भगवान भी माफ़ करता है, एक गुना तो अल्लाह ही माफ़ करता है, तो ये इसको ही माफ़ करो, अब दोबारा नहीं करेगा। ऐसा मैंने पूरे वाघोड़िया इंडस्ट्रियल एरिया और नंदेसर इंडस्ट्रियल एरिया में सब कंपनी के मालिक के साथ ऐसी काम की बात करी होगी, कभी पैसे की बात नहीं करी। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के अश्विन पटेल लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह वाघेला भी चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों की कितनी टक्कर रहेगी? मैं कोई की चर्चा करना नहीं चाहता हूं। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि 8 तारीख को काउंटिंग होगा। पहले राउंड में ये दोनों जन मैदान छोड़ के जाएंगे, ये चैलेंज है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने आए थे और बहुत सारे लोग वाघोड़िया विधानसभा से वहां पहुंचे हुए थे। जब मैंने उनको पूछा कि आप किसके समर्थन में आए हैं, उन्होंने कहा कि मधु भाई के। मैंने कहा मधु भाई तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हाँ पर हम मधु भाई को वोट करेंगे। ये मधु भाई का वहाँ दबदबा है और इसी दबदबे के जोर पर मधु भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मुट्ठी में रखते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिसल गई है, लेकिन ये सीट जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ना फिसल जाए, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात और करना चाहूंगी, मधु भाई के बयान, हमेशा अपने बयानों से विवाद में रहते हैं, कभी पत्रकारों से भिड़ जाते हैं। ये आपका स्वभाव है या ये दबंगिरी आप जानबूझकर दिखाते हैं या ये नेचुरल है? आप लोग कभी आप गुस्सा हो जाते हैं हमारे जैसे लोगों पर? आप मीडिया लोग में हमको गुस्सा दिला देते हो और आप गलत बात बोल देते हो। आप बोल दे गए भाई ये बजरंगबली का मंदिर बन रहा है, वगैर परमिशन का बांध रहे हो। तो मैं कायदेसर की परमिशन ली है, कलेक्टर से लिए, कॉर्पोरेशन से लिए, सामान्य सभा में से मंजूरी ली है, स्टैंडिंग कमेटी में से मंजूरी लेकर ये कायदेसर मान रहा हूँ। अब गलत आप बोल दो कि तुम तो गैर कायदेसर बनाते हैं तो गुस्सा तो आएगा नहीं। अच्छा, फायरिंग वाले जैसे बयान होते हैं, आप विधायक हैं, इतने लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आप ऐसे बयान देते हैं फायरिंग वाले या घर में घुसकर मारूंगा, सही होते हैं? क्या समझते हैं इसे? आप मेरे बात को सुनिए। मैंने ये कहा कि एक गौर से समझो, हमारे देश की रक्षा करने वाले बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं और सैनिक को बाहर आके मार जाएगा तो सैनिक छोड़ेगा उसको? बाहर का कोई भी देश का आदमी हमारे हिंदुस्तान पे आके चढ़ाई करेगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान वाले घड़ी घड़ी करते थे, तो फिर हमारे हिंदुस्तान के फौजी पाकिस्तान में जाके हाईलाइट करके आए थे। इसी तरह जब मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे कार्यकर्ता रहते हैं साथ में, और कार्यकर्ता के ऊपर दूसरा कोई वार करने आएगा तो हम बैठेंगे थोड़े। मधु भाई, आपका जो फिल्मी करियर था, अब आप नेता तो है ही सालों से, फिल्मी करियर के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि अब उसको साइड में कर दिया है? अब एक भोजपुरी पिक्चर भी उतारा है, उसमें भी मैंने सरदार का ने फौजी का रोल बजवा है और एक कैंप्स जैसे कॉलेज की मस्ती का कॉलेज का है, वो कॉलेज में मैं पुलिस कमिश्नर बना हूँ हिंदी पिक्चर में। 2 पिक्चर में थोड़ा काम किए हैं और फिल्म लाइन में आने का कारण यही था कि फिल्म लाइन के लोग राजकारण में आ सकते हैं, तो क्या राजकारण वाले फिल्म लाइन में नहीं जा सकते? इसलिए मैं फिल्म लाइन में गया हूँ। ये मधु भाई का अपना स्टाइल है, खुद का स्टाइल है और इसीलिए ये बाहुबली है, दबंग है, लेकिन किसी को इनसे डर नहीं लगता है। इनकी जनता है, इनके पास आने से कभी डरती नहीं है। आधी रात में भी जब मधु श्रीवास्तव का काम होता है वो बेहिचक आ सकते हैं। मैं जब वाघोड़िया विधानसभा कवर कर रही थी तब खुद कांग्रेस के जो प्रत्याशी है सत्यजीत सिंह गायकवाड़, उन्होंने कहा कि वो दबंग उनका नाम है लेकिन वो दबंग है नहीं, वो डरने वाले हैं नहीं। वो बाहुबली उनका नाम है लेकिन बाहुबली जैसा कुछ उनमें है नहीं। उनको वो उपाधि दी गई है लेकिन डरने जैसी बात उनमें कोई नहीं है। ये सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने खुद मुझसे कहा था। तो इसी तरीके की उनकी छवि है वाघोड़िया में और वाघोड़िया विधानसभा बहुत दिलचस्प, पूरे गुजरात की, पूरे देश की इस वाघोड़िया विधानसभा पर नजर है। और क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के दो नेता
बड़े नेता धर्मेंद्र सिंह वाघेला भी और मधु श्रीवास्तव अपने आप में ऐसा नाम जो भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर उठ गए हैं, अपने बलबूते पर जीतने की ताकत रखते हैं। ऐसे नेता चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी के अश्विन पटेल। क्या होगा ये 8 दिसंबर को परिणाम लेकर मैं जब बैठूंगी तब आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मधु श्रीवास्तव की जो अपनी अनोखी अदा है, अनोखी कार्यप्रणाली है, वो आप तक पहुंचाई है। आखिरी अपील वाघोड़िया विधानसभा की जनता से मधु भाई। मेरे वाघोड़िया 136 मत विस्तार की भाइयों बहनों ने, मतदारों और नाना छोटे से छोटे बच्चे भी, सबको मेरा संदेश ये है कि मैं आपका सेवक हूँ, सेवक तरीके सेवा करता आया हूँ। मैंने जो वचन दिया था सन 1995 में कि मैं जब तक जिंदा रहा, मेरी सांसों में सांस रही, तब तक वाघोड़िया 136 मत विस्तार के भाइयों बहनों वडीलों युवानों या मतदारों कभी भी आएंगे आधी रात को, उनका सेवक बन के काम करूंगा। ये सेवा का मौका दिया है आपने, 5-5, 6-6 दफे मेरे को चुनाव जीत के भेजा है और 7वीं दफे 7 नंबर है मेरा, 7 उम्मीदवार है और 7वीं नंबर 7 नंबर है। और किसान गन्ना लेकर खड़ा है, वो निशान है मेरा किसान का, तो किसान का निशान भूलाए नहीं। आप 5 तारीख को सुबह 8 से लेके सांझ के 5 बजे तक आप गन्ना किसान के ऊपर बटन दबाकर मेरे को विजय बनाओगे, मेरे को खातरी है। और मेरी प्रजा भी विश्वास है और प्रजा के साथ हूँ, प्रजा मेरे साथ हूँ, मैं प्रजा का हूँ और प्रजा का रहूंगा। तो भाई एक सवाल पूछना मैं भूल गई, 5 साल क्या काम हुए हैं और आने वाले 5 साल क्या करने वाले हैं? आखिरी सवाल। मैंने 25 साल में वाघोड़िया मत विस्तार के अंदर बड़े बड़े 2 काम करे हैं। एक वाघोड़िया तालुका के अंदर महिसागर का फिल्टर वाला नर्मदा का पानी वाघोड़िया तालुका में फिल्टर वाला पानी पिलाया है वाघोड़िया तालुका को, और महिसागर का 72 गांव की योजना वो बड़ौदा तालुका के अंदर महिसागर का पानी फिल्टर वाला पिलाया है। वो तीसरा काम वाघोड़िया के अंदर गैस नहीं तो गैस कनेक्शन चालू कर दिया है, गांव-गांव कनेक्शन पहुंचाना है। इसी तरह बड़ौदा के गांव-गांव तक गैस का कनेक्शन पहुंचाना है। पानी भिजवाया है, गैस घर का भिजवाया है, और रोड, कोई रोड बाकी नहीं हुआ। एक गांव से दूसरे गांव को रोड ज्वाइन करने का और रोड का बनाए, आवास के मकान बनाए, दवाखाने बने, कॉलेजा बनी, उद्योग बने, ये सब बना। ये सब मेरे शासन में हुआ और सबको साकार दिया बिना स्वार्थे, नात जात भेदभाव वगैरह सभी का काम करते आया हूँ और करता रहूंगा जब तक रहा जिंदा तब तक। बहुत बहुत शुक्रिया मधु भाई हमारे साथ बातचीत के लिए। मधु श्रीवास्तव 136 विधानसभा वाघोड़िया विधानसभा जो बहुत दिलचस्प मोड़ पर आकर अटक गई हैं, वहां से दावेदारी कर रहे हैं और जीत का उन्हें पूरा विश्वास है कि वो वाघोड़िया विधानसभा से जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपने मतदाताओं पर भरोसा है। वीएनएम टीवी पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वडोदरा शहर जिले के साथ जुड़ी हुई सभी खबरें, गुजरात से जुड़ी हुई सभी खबरें और देश दुनिया से जुड़ी हुई सभी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। वीएनएम का फेसबुक पेज है, वहां अगर आप हमें देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, 24 घंटे वीएनएम टीवी को हम लगातार लाइव आपके सामने दिखाते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।